नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिए आप कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हमेशा अपनी दूरी बना के रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहने से यदि आप सकारात्मक हैं तो आप उनके सिर्फ साथ मात्र उनके साथ रहने से आप में भी नकारात्मकता आ जाएगी। क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है, कोविड-19 का जो माहौल चल रहा है, यह एक ऐसा माहौल है जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आई है, छात्रों के लिए खास करके। क्या तो आपके पास एक स्पेशल टाइम है अपने तैयारी को पीक पॉइंट पर ले जाने के लिए। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं बनेगा कि हमें फलाने कोचिंग में इतना घंटा टाइम देना पड़ता है, फलाने स्कूल में इतना घंटा टाइम देना पड़ता है, तो मेरे पास सेल्फ स्टडी करने का समय ही नहीं बचता है। यह जो 6 माह जो बीता है अभी अगस्त लगाकर, यह 6 माह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय था आपके तैयारी के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जो आप पीछे कर चुके हैं या जो पीछे बीत चुका है उसको लेकर हमेशा रोना नहीं चाहिए कि हम पहले पढ़े ही नहीं, अब 1 महीना पढ़ने से क्या होगा। जी नहीं, आप पहले क्या किए उस सब को भूल जाइए। आप वर्तमान को देखिए कि अब जो समय मुझे मिला है, अब उस समय को हमें किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, उस समय का हम किस प्रकार से उपयोग करें जो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है, और वैश्विक स्तर पर भी और विश्व की भी। तो इस अवस्था में सरकारी जॉब आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन जो जॉब आएगी आपको उसी में क्वालिफाई करना, आपको खुद उसी में फाइट करना है। तो इसके लिए आपको खूब अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप पहले कर चुके हैं उससे कई गुना अधिक करना होगा, क्योंकि अब जो आपका जो लड़ाई होगा, पहले यदि 1 लाख छात्र होता था तो अब वही लड़ाई आपको 5 लाख छात्रों से लड़ना है। तो इसके लिए आपको खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट आना होगा। पहले क्या किए नहीं किए उन सारी बातों को भूल जाइए। अब जो आपका एग्जाम है उसके हिसाब से हमें तैयारी करना है, और वह भी खूब जबरदस्त रूप से तैयारी करना है। मतलब क्या, जॉब लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कोई अंगूठा, कोई जादू मंत्र, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यह निश्चित है। तो इस कारण से हमेशा याद रखें, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूर रहें, सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहें, और हमेशा अपने माइंड में सकारात्मक सोच बनाए रखें कि यस, हम क्वालिफाई कर सकते हैं, हमसे यह जॉब हो सकता है, हमसे क्यों नहीं होगा। जब फलाने से हुआ तो हमसे भी होगा। ये मत देखिए कि फलाने को नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा, यह देखिए कि फलाने को हुआ तो हमसे भी होगा। इस सोच के साथ आप आगे बढ़े, खूब मजे से पढ़ाई कीजिए। तो आज हम लोग चल रहे हैं स्वराज पार्टी के संबंध में, जो भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत में एक महत्वपूर्ण अपना छाप छोड़ती है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। स्वराज पार्टी जो है, यह एक प्रकार का एक ऐसी पार्टी के संबंध में बतलाया गया है जो इस पार्टी का जो गठन है वह किस कारण से हुआ, इस पार्टी के गठन का पृष्ठभूमि क्या है, इस पार्टी का मुख्य भूमिका क्या है, और 1922 का गया अधिवेशन क्या है, इस पार्टी की सफलता का क्या कारण है, मतलब क्या इस पार्टी को सफलता क्या मिली, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी को उल्का पिंड के रूप में कैसे या उल्का पिंड के रूप में कैसे साबित हुआ। दूसरी बात, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई वह कब हुई, और स्वराज पार्टी की क्या प्रमुख मांगे थी, मूडी मैन समिति का संबंध किससे है, और स्क्रीन कमेटी का संबंध किससे है, और अंत में आता है कि स्वराज पार्टी के पतन का मतलब क्या, स्वराज पार्टी के असफलता का कारण क्या है, या स्वराज पार्टी के पतन का क्या कारण है। तो इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्वराज पार्टी का पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि के संबंध में आप लोग बोल सकते हैं, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद, मतलब क्या, असहयोग वापसी, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। किसका, तो असहयोग मतलब क्या, स्वराज पार्टी का। तो असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया भारत का और गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो है वह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय स्तर पर पहला जन आंदोलन था। यह एक ऐसा आंदोलन था इसमें लगभग 1 करोड़ आदमी, भारत के 1 करोड़ लोगों ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, मतलब क्या वो शामिल हुए। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि 1 अगस्त, क्योंकि औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन सितंबर 1920 और दिसंबर 1920, सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया, जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन का क्या कारण था, तो आप लोग बोल सकते हैं सबसे पहला तो था 1919 रॉलेट एक्ट का विरोध, मतलब क्या बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला जो कानून था उसके विरोध में था। दूसरी बात, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि पंजाब में ये दोनों बहुत पुरजोर तरीका से इसका विरोध किए थे। और महात्मा गांधी को जब पंजाब में वहाँ के स्वामी श्रद्धानंद जी निमंत्रण दिए गांधी जी को कि आप पंजाब आकर पंजाब के किसानों से, पंजाब के नेताओं से मिले, तो गांधी जी जैसे ही पंजाब के लिए निकले तो हरियाणा के करनाल में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया गांधी जी को। तो इन सभी बातों पर एक विचार बैठक करने के लिए एक बुलावा, मतलब क्या एक मीटिंग किया गया जालियांवाला बाग में। बाग का मतलब एक तरह से जहाँ एक तरह से बागीचा जिसको बोलते हुए, तो उस जगह पर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी को लेकर एक बैठक बुलाई गई। और बैसाख क्या महीना था, लगा बैसाखी पूर्णिमा था। उस बैठक में क्या किया गया, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सैनिक थे, जॉन डायर, जनरल डायर ने आदेश दिया कि 3 मिनट के अंदर आप लोग इस ग्राउंड को खाली कर दीजिए। लेकिन इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि 3 मिनट से पहले, 3 मिनट पूरा भी नहीं हुआ कि जनरल डायर ने अपने सभी सैनिकों को बोला गोली चलाओ। और गोली तब तक चलती रही जब तक उनके बंदूक से गोलियां खत्म न, कारतूस खत्म ना हो गई, तब तक लगातार गोलियां चलती रही, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए। इंडियन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1200 आदमी और अंग्रेज के अनुसार लगभग 300 आदमी मारे गए। हंटर कमेटी का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसमें कुल 8 सदस्य थे। और तहकीकात समिति का गठन किया गया भारतीयों द्वारा, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे, महात्मा गांधी मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू मेंबर थे। MC सीतलवार, सुल्तान अहमद और चिमन लाल, ये 3 व्यक्ति भारतीय होने के बावजूद भी ये तीनों हंटर कमेटी के मेंबर थे। तो इन सभी ने अपना रिपोर्ट दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधि त्याग दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, अपने अपने तमघों को धारण ना करे और तमघों को वापस किया है। मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो तमगा दिया गया है, तमगा का मतलब यहाँ पर उपाधि जो दिया गया है उसे अब वापस किया जाए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो इन सभी कारणों को देखते हुए गांधी जी के द्वारा, गांधी जी इससे पहले कभी भी मतलब क्या सक्रिय रूप से, मुख्य रूप से अंग्रेज का विरोध नहीं कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, तो सितंबर 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो अधिवेशन किया गया था, उस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया। औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू होना था, लेकिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बहुत वरिष्ठ नेता बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। तिलक जी का मूल नाम केशव भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस कारण से वहां से यह आंदोलन शुरू। लेकिन जब एग्जाम में पूछे कब, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हम लोग यह बोलेंगे। उसके बाद फिर नागपुर अधिवेशन होता है
1920 ईस्वी में ही नागपुर अधिवेशन, महाराष्ट्र के नागपुर अधिवेशन। तो याद रखिएगा, जब असहयोग प्रस्ताव जो लाते हैं महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन, विशेष अधिवेशन में, तो उस समय उसका विरोध करते हैं सी आर दास कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन नागपुर अधिवेशन में उसी प्रस्ताव को फिर सी आर दास के द्वारा ही लाया जाता है। सी आर दास मतलब क्या, चितरंजन दास, जो सुभाष बाबू के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। सी आर दास को सुभाष बाबू का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो हुआ क्या, अब यहाँ पर एक समय तो सी आर दास विरोध किए इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को, और दूसरी बार वही सी आर दास, चितरंजन दास जी क्या किए, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसे यहाँ पर पेश किए। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा यह बोला गया कि 1 साल के भीतर, कितना, तो 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर हम स्वराज देंगे, मतलब लेंगे, हमें स्वराज प्राप्त हो जाएगी। मतलब क्या, गांधी जी बोले थे हम भारतीयों को कि हम सब मिलके इस आंदोलन के दरमियान 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। अब हुआ क्या, 1 साल तो दूर की बात है, यह आंदोलन 2 साल चल गया, 1922 तक। लेकिन 2 साल चलने के बावजूद भी इस आंदोलन से स्वराज की कहीं भू तक नहीं आ रही थी। मतलब क्या, स्वराज की कहीं सुगंध तक नहीं आ रही थी। मतलब क्या, कहीं से स्वराज आता हुआ दिख नहीं रहा था। क्या मतलब कि यह जो लक्ष्य जो रखा गया गांधी जी द्वारा, यह इस लक्ष्य की ओर इस आंदोलन में कहीं पर भी बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिया। तो एक डेट आता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है। इस कांड में होता है क्या है, तो सरकारी एक थाना होता है, उसमें कुछ पुलिसकर्मियों को बंद करके जला दिया जाता है। तो इस प्रकार का चौरी चौरा कांड होता है, और महात्मा गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड का विरोध किया जाता है कि जो हम अहिंसा के पुजारी, हमें हिंसा बर्दाश्त नहीं है। तो होता क्या है, इसके बाद गांधी जी इस चीज का इशू देते हैं, चौरी चौरा कांड का, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। और इसके बाद वो 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने का घोषणा करते हैं। क्या, तो अब हम असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं। तो यहाँ पर यह रीजन उन्होंने दिया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का जो लक्ष्य था, वह लक्ष्य वो प्राप्त करने की ओर अग्रसर नहीं थी। जिसके कारण हुआ क्या, आदमी, मतलब क्या, जितना लोग उसमें पार्टिसिपेट था, उन सभी का धीरे धीरे क्या हुआ, विश्वास कम होने लगा इस आंदोलन से। और हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी के ऊपर से भी विश्वास कम होने लगा। क्या, जो हम लोग तो 1 साल के अंदर बोले थे गांधी जी कि हम तुमको स्वराज दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो आदमी का विश्वास भी उस आंदोलन से उठ रहा था। तो इन सभी चीजों को भांपते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन को स्थगित करने के बाद गांधी जी की खूब आलोचना भी हुई। सुभाष बाबू भी आलोचना किए, मोतीलाल नेहरू भी आलोचना किए। सुभाष बाबू बोले, जो क्या हुआ बापू, 22 ही आदमी मरे हैं, कोई पूरा राष्ट्र नहीं मरा है। जब यहाँ के जनताओं का जो उमंग था, जो उत्साह था, वो राष्ट्रीय स्तर पर था, तब आपने इस आंदोलन को बंद कर दिया। मोतीलाल जी बोले कि कन्याकुमारी के किसी गांव का पनिशमेंट, मतलब कि कन्याकुमारी के किसी गांव का जो दुर्घटना है, उसका दंड आप हिमालय की गोद में बैठी हुई किसी गांव को नहीं दे सकते हैं। मतलब क्या, घटना हुआ, ठीक है घटना हुआ, लेकिन अब इस घटना के कारण, इतनी छोटी सी घटना के कारण आप इतना बड़ा जन आंदोलन बंद कर रहे हैं, यह सही नहीं है। तो गांधी जी बोले, जो यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल, मतलब क्या, गांधी जी इस आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिए, उसके बाद उन्हें भी ऐसा लगभग पछतावा हुआ कि हमने थोड़ा सा गलत किया। तो गांधी जी अपने जिंदगी की हिमालय जैसी भूल, मतलब क्या, गांधी जी इस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताकर अपनी सबसे बड़ी भूल बताई। इन सब के बाद स्वराज तो मिला नहीं, तो कांग्रेस का जो बैठक हुआ बिहार के गया में। बिहार में एक जिला है गया, जो बिहार का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला है गया। और गया जो है पितृभूमि भी माना जाता है, देव पितृभूमि, क्योंकि वैश्विक स्तर पर वहां पर पिंडदान किया जाता है गया में। तो गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1922 ईस्वी में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता
CR दास मतलब क्या चित्तरंजन दास जी कर किए। और चित्तरंजन दास जी जो हैं उन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और चित्तरंजन दास जो है वह सुभाष चंद्र जी के राजनीतिक गुरु भी हैं, हमें यह भी याद रखना है। चित्तरंजन दास जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और वह बोलते हैं ऐसा कि जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल, बदलती हुई समय के अनुकूल इस कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए। इस प्रकार से वो एक प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य होते हैं वह कर देते हैं। तो किसी को भी थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि मान लीजिए आप अध्यक्ष हैं किसी भी पार्टी का और आपके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया उस प्रस्ताव को आपके सदस्यों के द्वारा ही निरस्त कर दिया जाए, मतलब क्या नहीं माना जाए, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ठेस पहुंचेगा। क्या जो मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहा, मेरा तो कोई नहीं मान रहा है। तो यही घटना 1922 ईस्वी में हुआ। इनके जो प्रस्ताव लाया गया तो इन्होंने कहा था उस प्रस्ताव में कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल कांग्रेस को चलना चाहिए और इस समय कांग्रेस का यह होना चाहिए कि वह चुनाव में भाग ले। जबकि असहयोग आंदोलन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मोटो था कि जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश का बहिष्कार, जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, वकील वकालत छोड़ दे सरकार का, मतलब कि कोर्ट नहीं जाए, सरकारी दफ्तर छोड़ दे, जो भी भारतीय विदेश में काम करें सरकारी ऑफिस में वो वहाँ पर वर्क छोड़ दें, सभी छात्र अपना स्कूल छोड़ दें, विदेशी वस्तुओं मतलब कि बस आदि जो भी था उन सभी वस्तुओं का क्या करे, बहिष्कार करें और सत्ता में हमें नहीं जाना है। जबकि 1922 के अधिवेशन में क्या बोला गया कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो फिर मन में आएगा कौन सा चुनाव, किस प्रकार का चुनाव था उस समय। तो 1919 भारत शासन अधिनियम, 1919 जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत ही निर्वाचन मतलब क्या चुनाव का आदेश था। क्या जो निर्वाचन होगा तो चुनाव जो होगा वह किस स्तर पर था तो चुनाव का जो स्तर था वह था केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, नगर पालिका मतलब कि स्थानीय स्वशासन के स्तर पर। तो यहां पर यह बोला गया, लेकिन वर्किंग कमेटी के द्वारा ही इनके बातों को क्या कर दिया गया, विरोध कर दिया गया, विरोध कर दिया गया। तो CR दास और इनके साथ मोतीलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के भाई थे विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और कुछ अन्य नेता अपना इस्तीफा देने की घोषणा की। क्या तो हम इससे इस्तीफा देते हैं। उसी समय इस कांग्रेस में कांग्रेस जो है वह दो गुटों में बट गया। एक बट गया परिवर्तनवादी और एक बटा अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी को हम लोग बोल सकते हैं गांधीवादी भी, मतलब क्या जो गांधी के बताए गए मार्गों पर चले यह चलता था उसे हम लोग अपरिवर्तनवादी, और जो गांधी के मार्गों पर नहीं चल रहा था उन्हें हम लोग परिवर्तनवादी बोल सकते हैं। दो गुटों में बटा। परिवर्तनवादी में थे चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी और विट्ठल भाई पटेल। जबकि अपरिवर्तनवादी में थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और अन्य कुछ प्रमुख नेता थे। तो अपरिवर्तनवादी में थे कौन कौन, तो राजेंद्र बाबू, श्री राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पटेल बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटेल जी के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल जो थे वह थे परिवर्तनवादी, मतलब क्या मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ वो थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया कांग्रेस को कि हमारा आप इस्तीफा लीजिए। अब कांग्रेस इस परिस्थिति में फंस गई कि जो हम इनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें। तो जो गांधीवादी जो नेता थे उनमें कुछ नेता गांधी जी से मिलने गए, क्योंकि गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। यह भी आप लोग याद रखें, कब, तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को
तो वह थे जेल में। तो गांधीवादी नेता उनसे मिलने गए जेल में, और उन्होंने कहा कि जो बापू, कांग्रेस में इस प्रकार की कुछ खिचड़ी पक रही है, मतलब क्या, कांग्रेस के ही व्यक्ति, हमारे ही व्यक्ति अब हमारे विरोध हो रहे हैं कुछ। तो बोले क्या बात है, तो बोले कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता की मांग कर रहे हैं, मतलब जो चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। गांधी जी बोले कदापि नहीं, किसी भी सूरत में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि असहयोग आंदोलन का भी मांग था, और गांधी जी शुरू से, कांग्रेस शुरू से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थी। तो हुआ क्या, यहां वो बात चल रहा था। अब उधर क्या हुआ, स्वराज पार्टी जनवरी 1923 ईस्वी में इसका एक प्रारूप बनाया गया, और मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। मार्च 1923 ईस्वी में, मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उस समय इसका नाम क्या था, सबसे पहले तो यह पूछता है कि इस समय जो इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था। तो उस समय इसका नाम था, स्वराज पार्टी का नाम अखिल खिलाफत, मतलब क्या, अखिल खिलाफत स्वराज पार्टी, क्या नाम था इसका, तो अखिल खिलाफत स्वराज पार्टी, इस पार्टी का नाम रखा गया। और इसका प्यारा नाम था क्या, तो स्वराज पार्टी, लेकिन इसका मूल नाम जो बोला गया है वह क्या था, तो खिलाफत स्वराज पार्टी। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसका मूल नाम क्या था, खिलाफत स्वराज पार्टी, और इसका प्यारा सा नाम क्या था, तो वह नाम था स्वराज पार्टी। तो इसने क्या किया, अब इसका गठन हो गया, तो अब यह अपनी बातों पर चर्चा करेगा, और अब यह अपना कार्य करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार से देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है कि यदि आप उसे समझते हैं सही से, तो आप उसके सभी प्रश्नों को बनाकर आएंगे। लेकिन यदि आप उसको रट्टा मारते हैं, जैसे कोई बुक है, उस बुक से सिर्फ आप रट्टा मारते हैं, और आप यह सोच लेते हैं कि जो हम एक दिन विद्वान हो जाएंगे, तो यह नहीं है। और आपको वैसे भी विद्वता हासिल करना भी नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, और कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति विद्वान बनना चाहते हैं, तो वह कंपटीशन की तैयारी ना करें, वह जाके लेक्चरर की तैयारी करें, और वह किसी प्रोफेसर से जाके पढ़े, क्योंकि कंपटीशन में आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से पढ़ना है। तो अब देखते हैं हम लोग स्वराज पार्टी के संबंध में। स्वराज पार्टी का पहला मांग तो यह था, दूसरा मांग यह था कि जो ब्रिटिश सत्ता के साथ हम असहयोग करें। मतलब क्या, पहली बात तो स्वराज पार्टी ने कहा था कि हम, मतलब क्या, स्वराज पार्टी हम जो चुनाव होगा उस चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव में भाग लेने के बाद यदि हम जीतते हैं तो हम सेंट्रल हॉल में जाएंगे, मतलब कि केंद्रीय या सेंट्रल असेंबली में बैठेंगे हम, और वहां पर ब्रिटिश सत्ता को असहयोग करेंगे। असहयोग करने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि ब्रिटिश सत्ता जो नीति बनाएगी हम लोगों के लिए, उस नीति का हम विरोध करेंगे पुरजोर तरीका से। और हम क्या करेंगे, तो बाहरी बातों को सदन में उठाएंगे हम, मतलब क्या, बाहरी बातों को भी हम सदन में प्रस्तुत करेंगे जोरदार तरीके से। तो यह दो मोटो था। पहला मोटो था उनका कि सबसे पहले तो हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरी बात चुनाव लड़के हम सेंट्रल असेंबली में जाएंगे, केंद्रीय असेंबली में जाएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, तो ब्रिटिश सत्ता का या ब्रिटिश सरकार को हम असहयोग करेंगे। इस प्रकार से हुआ क्या, तो स्वराज पार्टी चुनाव लड़ी। कुल केंद्रीय स्तर पर कुल 101 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 42 सीट किसको मिला, तो स्वराज पार्टी को उस 101 सीट में से 42 सीट स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। तो 101 में से 42 सीट प्राप्त होना
बहुत बड़ी बात है, वह भी इतनी जल्दी और इतने नए पार्टी को। कांग्रेस इसके विरोध में थी, वह चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वह बोलती थी कि जो हम तो बहिष्कार कर रहे हैं तो हम फिर उसका किस तरह समर्थन करें, तो वह चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थी। और इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनका इतना बड़ा सीट आया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, इस स्वराज पार्टी के द्वारा क्या हुआ, 1922 में जब यह घोषणा हुआ तो उसके बाद इस स्वराज पार्टी ने चुनाव में जब विजय प्राप्त किया तो इसने अपना एक रिपोर्ट दिया, मतलब क्या, यह अपना एक योजना बनाया कि हमें क्या सब करना, तो चुनाव में कैसे विजय हुआ सो देख लीजिए। मद्रास एवं पंजाब में स्वराज पार्टी की जो स्थिति थी वह दयनीय थी। जब भी आपसे कोई पूछे कि जो किस जगह या किन जगहों पर स्वराज पार्टी की स्थिति सबसे अधिक चुनावों में दयनीय थी, तो वह दो जगह था, मद्रास और पंजाब। बॉम्बे और यूपी में स्वराज पार्टी जो है उसका अच्छा प्रदर्शन था, जबकि बंगाल में, बॉम्बे और कहाँ, तो यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में इसका अच्छा प्रदर्शन था। और बंगाल में स्वराज पार्टी जो थी यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, कहाँ, तो बंगाल में। और तीसरी बात, मध्य प्रांत में इस स्वराज पार्टी को जो है मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। तो यहां से देखिए क्या सा प्रश्न पूछ सकता है, स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत कहां से मिला, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत का मतलब हम बोल सकते हैं लगभग मध्य प्रदेश। दूसरी बात, बंगाल में, तो बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी स्वराज पार्टी। तीसरी बात, बॉम्बे और उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था स्वराज पार्टी। लेकिन स्वराज पार्टी की सबसे दयनीय स्थिति कहाँ हुई, तो स्वराज पार्टी की सबसे दयनीय स्थिति हुई कहाँ, तो दो जगह पर। किन दो जगहों पर, तो वह हम याद रखेंगे, मद्रास और पंजाब में स्वराज पार्टी की जो स्थिति थी वह सबसे दयनीय थी। अब इसके बाद क्या हुआ, नोट देकर हम लिखे, समझेंगे, मतलब लिखेंगे। जैसे ही यह चुनाव लड़ी तो इस पार्टी में एक अजीब सा उत्साह आ गया। क्या उत्साह आया कि हमने चुनाव लड़ा और हमें जनता का समर्थन मिला। अब ये लोग पहुंच गए कहाँ, सेंट्रल असेंबली में चुनाव जीतकर। अब वहां पर जब यह लोग पहुंचे तो अब ये लोग सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जा रही थी उसका ये लोग पुरजोर तरीका से विरोध करने लगे, क्योंकि एक अच्छा खासा सीट भी इन्हें प्राप्त था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो भाई थे विट्ठल भाई पटेल, उन्हें केंद्रीय असेंबली का, सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष भी बना दिया गया। सेंट्रल असेंबली मतलब वर्तमान का बोल सकते हैं लोकसभा। तो ब्रिटिश काल में लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो विट्ठल भाई पटेल, यह भी हम लोग याद रखेंगे। ब्रिटिश काल में कब, तो 1923-24 का यह घटना है। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए। अब क्या हुआ, तो स्वराज पार्टी के समय हम लोग लिखेंगे कि विट्ठल भाई पटेल जो हैं वह केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और स्वराज पार्टी ने यहां तक कहा था जो अब हम, मतलब क्या, अब हम स्वराज पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वे लोग जनता के बीच अपना एक अलग पहचान बनाएंगे और हम लोग जनता की बातों को सरकार के सामने जोरदार तरीके से पेश करेंगे और सरकार का जो नीति होगा हम लोगों के खिलाफ में उस नीति का पुरजोर तरीका से हम लोग विरोध करेंगे। यह भी कहना था स्वराज पार्टी का। अब क्या हुआ, तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी ने बाहरी लोगों को आंतरिक व्यक्तियों के साथ, मतलब क्या, बाहर के मुद्दा को अंदर, मतलब क्या, सेंट्रल असेंबली में लाना शुरू कर दिया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी के द्वारा दो कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी था मुड्डी मेन समिति। कौन सा, तो मुड्डी मेन समिति का जो कार्य था वह था 1919 भारत शासन अधिनियम का समीक्षा करना, मुड्डी मेन समिति का। तो फिर आपसे जब पूछे कि मुड्डी मेन समिति का जो गठन है वह किसके लिए किया गया, तो मुड्डी मेन समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किया गया। यह बात अलग है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए
साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था, जिसे हम लोग व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, हम यह भी याद रखेंगे। और एक कमेटी का गठन किया गया, एंड्रयू एस्क्रीन कमेटी। कौन सा कमेटी? एंड्रयू एस्क्रीन कमेटी। इस कमेटी का कार्य था सेनाओं में भारतीयों को बढ़ावा देना, मतलब कि किस तरह से सेना में भारतीयों का योगदान हो, बढ़ोतरी हो, इस पर जोर देने के लिए एंड्रयू एस्क्रीन कमेटी का गठन हुआ। तो जब आपसे पूछे कि मुड्डी मैन कमेटी का गठन किस सभा के द्वारा या किस पार्टी के द्वारा किया गया था, तो स्वराज पार्टी। मुड्डी मैन समिति किसके लिए? तो 1919 भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। फिर पूछे एंड्रयू एस्क्रीन समिति का संबंध, तो सेना से संबंधित था एंड्रयू एस्क्रीन समिति। तो अब क्या हुआ, इस प्रकार से स्वराज पार्टी ने अपना सफलता, मतलब कि उसकी जो सफलता थी वो इस प्रकार से थी। सफलता को हम लोग बोल सकते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य भी एक प्रकार से। अब आया जो स्वराज पार्टी जो थी, इसका पतन किस प्रकार से हुआ। तो पतन से पहले हम लोग देखते हैं, स्वराज पार्टी जब चल रही थी तो उस समय गांधी जी अपने बीमारी का बहाना देकर या अपने स्वास्थ्य की हालत जो खराब थी उनको ऐसा इशू देकर अंग्रेजों से, क्योंकि उनको सजा हुई थी 6 वर्षों के लिए। 1922 में 10 मार्च 1922 को जो उनकी सजा हुई थी वह हुई थी 6 वर्षों के लिए, लेकिन 1924 में ही वह जेल से रिहा हो जाते हैं। और जब वह रिहा होते हैं तो उन्हें जब ये सब बातें पता चलती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होता है। क्या? तो कांग्रेस में फिर फूट पड़ रही है और खुद यहाँ हमारे व्यक्ति ही हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा। तो यहाँ पर एक शब्द आता है, आप लोग को पता होगा, गांधी दास समझौता। मतलब क्या, महात्मा गांधी और CR दास के बीच जो समझौता होता है वह पूछे कि गांधी दास समझौता। तो गांधी दास समझौता में यह कहा जाता है कि आप लोग कांग्रेस के अंदर ही रहिए, मतलब क्या, CR दास, आप, मोतीलाल नेहरू, विठल, मतलब जो भी हैं वे सभी कांग्रेस के अंदर ही रहिए और इसी पार्टी में रहकर आप लोग अपने पार्टी को चलाएं, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस का जो भी सदस्य चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं मतलब महात्मा गांधी नहीं, मैं मतलब जो कांग्रेस का सदस्य चाहता है कि वह भी चुनाव लड़े, तो वह भी स्वराज पार्टी के तरफ से चुनाव में भाग ले सकता है। क्या बात हुई थी? तो पहली बात यह बोला गया कि आप सभी कांग्रेस में ही रहिए, कांग्रेस में फूट मत डालने दीजिए, कांग्रेस को विभाजित मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। कांग्रेस में अब फूट नहीं पड़ना चाहिए। गांधी जी कांग्रेस को बचाना चाहते थे, कांग्रेस को एकजुट करना चाहते थे, कांग्रेस में फूट नहीं पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने दास जी से और इस समझौता में यह बात हुआ कि आप कांग्रेस में रहकर आप पार्टी पर जो है चलाइए और इस पार्टी का जो उद्देश्य है आप अपना उद्देश्य भी कीजिए, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता कभी करेगी नहीं। और जिस भी कांग्रेस के सदस्य को और आने जो सदस्य हैं यदि उन्हें भी चुनाव लड़ना है तो वह भी स्वराज पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो यही था गांधी दास समझौता। और इस गांधी दास समझौता के बाद तुरंत गांधी जी ने बुनकरों के साथ भी एक समझौता किया। बुनकरों मतलब किसानों के साथ भी एक समझौता किया जिसे वो कांग्रेस के साथ लाना चाहते थे। अब रहा कि जो स्वराज पार्टी का जो असफलता है उसका क्या कारण है। तो स्वराज पार्टी का जो असफलता का जो कारण है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं स्वराज पार्टी के पतन का क्या कारण है। तो स्वराज पार्टी की पतन का कारण जो है उसे सबसे पहला कारण हम लोग बोलेंगे उनका अपने लक्ष्य से भटक जाना। मतलब क्या, स्वराज पार्टी का लक्ष्य था स्वराज दिलाना, लेकिन जैसे ही वह चुनाव लड़ी और चुनाव में वह इतना व्यस्त हो गई कि वह अपना मुद्दा ही भूल गई। चुनाव जीतने के बाद भी क्या कि हमें स्वराज भी दिलवाना। कैसे? यह चुनाव हुआ, उसके बाद फिर नगर निगम का मतलब कि स्थानीय स्वशासन का चुनाव हुआ। CR दास जी चले गए बंगाल स्थानीय स्वशासन का चुनाव लड़ने के लिए, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद,
CR दास बंगाल से बन गए, क्या बन गए, तो चेयरमैन एक तरह से बोल सकते हैं, या महापौर उस समय का, कहाँ का, बंगाल का। और इधर इलाहाबाद से बन गए मोतीलाल नेहरू जी। तो सभी व्यक्ति स्वराज पार्टी के जो भी प्रमुख व्यक्ति थे वे सभी चुनाव में ही व्यस्त हो गए। अपना जो उनका जो थॉट था, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्ट था, उस पर से उनका ध्यान क्या हुआ, हट गया। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण क्या हुआ, स्वराज पार्टी में कुछ सांप्रदायिक तत्वों का भी प्रवेश हो गया। सांप्रदायिक तत्व कहने का मतलब यह है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति इस पार्टी में शामिल हो गए जो व्यक्ति मतलब कि अपना अपना मोटो चलाना चाहते थे, मतलब कि एक तरह से जातिवाद, यह भी कारण था। तीसरा कारण था प्रसिद्ध स्वराजवादी नेता CR दास जी का 1925 में निधन होना। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, सचिव थे मोतीलाल नेहरू जी, अध्यक्ष थे CR दास जी, चित्तरंजन दास जी। तो इसका जो पतन होने का जो कारण है स्वराज पार्टी का, उसका पतन होने का या असफलता का जो कारण है, उस कारण हम लोग 3 बात बोल सकते हैं। पहली बात तो हम यह बोलेंगे कि जो अपने मूल लक्ष्य से भटकना, जो उनका मेन ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट से उनका भटक जाना, मतलब क्या, रास्ता अलग हो जाना। वह पार्टी बनाए इस बात को लेकर कि हमें स्वराज प्राप्त करना है, लेकिन जब पार्टी बनी तो वह चुनाव लड़ने में व्यस्त हो गए, तो हुआ क्या, अपना लक्ष्य भटक गए। दूसरा कारण क्या था, कुछ सांप्रदायिक तत्वों का प्रवेश हो गया इस पार्टी में उसके बाद, जो अपने अपने धर्म के लोग के कुछ कुछ विवाद के कारण बने थे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका पतन होने का, वह था इसके प्रसिद्ध मतलब स्वराज्यवादी के जो प्रसिद्ध नेता थे चित्तरंजन दास जी, उनका निधन हो गया 1925 ईस्वी में। उनके निधन के बाद यह जो पार्टी था यह पतन हो गई इस पार्टी का। अब करके पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी का उल्का पिंड के रूप में क्या योगदान है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे कि उल्का पिंड का मतलब ज्योग्राफी में अब हम उल्का पिंड को दर्शाएंगे क्या है, नहीं। यहाँ पर आंसर जब लिखेंगे हम तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे स्वराज पार्टी का पृष्ठभूमि का, मतलब स्वराज पार्टी जो आया वो आया किस तरह से। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन, जिसे जन आंदोलन भी बोला जाता है, जिसकी वापसी के कारण मतलब क्या 1922 में जो समाप्त हो गया, जिसकी वापसी के कारण या वापसी के बाद इस पार्टी का गठन हुआ। सबसे पहली बात तो यह लिखेंगे पृष्ठभूमि इसका। दूसरी बात जो इनका सफलता का जो था, सफलता में क्या था, यह चुनाव लड़े 101 सीट में इन्होंने क्या किया, 42 सीटों पर इन्हें जीत प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। मद्रास और पंजाब में इनकी सबसे दयनीय स्थिति थी। बॉम्बे और यूपी में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा। और इनके जो सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, वह सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। CR दास जी बंगाल के महापौर बने, मतलब क्या चेयरमैन एक तरह से वहां पर बोल सकते हैं नगर निगम का। और इधर इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू जी, तो यह इनका क्या हुआ, सफलता का कारण है, सफल हुए। और उसके बाद इनके पतन का जो कारण, मतलब इन तीनों को मिलाकर हम लिखेंगे, वही हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज पार्टी के का उल्का पिंड के रूप में योगदान क्या था। यहाँ पर हम उल्का पिंड के बारे में स्पेशल कुछ नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पर इन तीनों बातों को हम एक साथ लिखेंगे। स्वराज पार्टी का पृष्ठभूमि, उसके बाद कैसे उल्का पिंड से तुलना क्या है। तो आपको पता होगा उल्का पिंड जो है वो अचानक उसका आगमन होता है, उसका कोई प्री प्लान नहीं होता है। आप लोग देखिए उसका पृष्ठभूमि में क्या इसका पहले से प्लान था, जी नहीं, यह भी एकाएक आया, लेकिन प्री प्लान इसका भी नहीं था। किसका, स्वराज पार्टी का। जिस प्रकार से उल्का पिंड का कोई प्री प्लान नहीं होता, उसी प्रकार से स्वराज पार्टी का भी कोई प्री प्लान नहीं था, इस कारण से उल्का पिंड। दूसरी बात, उल्का पिंड जब आती है तो वह बहुत सारा क्या करती है, कार्य कर जाती है। एकाएक आई और खूब अत्यधिक वो काम की, मतलब क्या जिसकी उम्मीद नहीं थी वो सारा घटना घटता है। तो वही बात था स्वराज पार्टी के साथ इनके सफलता में। इसे उम्मीद भी नहीं था कि जो हम चुनाव लड़ेंगे और इतनी अच्छी जीत हमें मिलेगी। और तीसरी बात, जिस तरह से वो एकाएक आती है उल्का पिंड, उसी तरह से एकाएक वो गायब भी हो जाता, मतलब गमन भी हो जाता है उसका। तो उसी प्रकार से स्वराज पार्टी का भी गमन होगा। तो इन सारी बातों को हम लोग
यदि एक संग्रहण करके और एक सही लैंग्वेज में सुव्यवस्थित ढंग से यदि हम लिखते हैं तो वही मेरा इसका सुस्पष्ट इसका आंसर होगा, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल पहुंचाएगा। तो आज हम लोग स्वराज पार्टी के समझने का प्रयास किए। इसके बाद 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जो काकोरी कांड करता है। मतलब क्या, उनका जो सदस्य होता है वो काकोरी कांड करता है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है, जिसमें यूपी में काकोरी स्थान पर रेल को लूट लिया जाता है। लूटना नहीं बोलेंगे, लूटने का मतलब दूसरे के संपत्ति को, अपने संपत्ति को हम खुद लिए हैं, बस यहाँ पर हम मेरे विचार से यह बोलेंगे। उसके बाद फिर वहाँ पर जो व्यक्ति थे 29 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति को फांसी दिया जाता है, और कुछ व्यक्ति को क्या किया जाता है, कुछ व्यक्ति भाग जाते हैं, कुछ को काला पानी, कुछ को आजीवन कारावास, इस प्रकार से। चंद्रशेखर आजाद भाग जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद आगे जाकर 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, जो 1929 में सैंडर्स की हत्या करते हैं और सेंट्रल असेंबली में बहरे को सुनाने के लिए बम फेंकते हैं। उसके बाद उन पर केस चलता है, जिसे हम लोग दिल्ली षड्यंत्र या लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सब घटना को हम लोग रिलेटेड करके हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, तो आपको एक अच्छी समझ बनेगी इतिहास में। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्वराज पार्टी के संबंध में आप लोगों को एक अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज लिखा इसलिए नहीं गया क्योंकि आज हम सोचे कि जो आप लोगों से सीधा एक तरह से बात ही किया जाए एक टॉपिक को लेकर, इसलिए आज हम बहुत कम लिखे हैं। यदि आपको कहीं दिक्कत हो सुनने में तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप सुन सकते हैं, या तो आपके पास, क्योंकि यह रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसे डाउनलोड करके इसे आप रोक रोक के आप इसे सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी का जो टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो अब खत्म होता है। धन्यवाद।